कैसे हैं दोस्तों। 1942 में वर्ल्ड वार 2 के दरमियान अमेरिकन नेवी के 3 एयरमैन अपने टॉर्पीडो बॉम्बर जहाज के साथ पैसिफिक ओशन के ऊपर गश्त कर रहे थे कि अचानक इनके जहाज के पायलट की कुछ देर के लिए आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से इतना ज्यादा दूर निकल चुके थे कि अब इनके लिए वहां पर वापस पहुंचना बिल्कुल भी नामुमकिन था, क्योंकि समंदर के बीचों बीच इनके जहाज का फ्यूल खत्म हो चुका था और इनके जहाज का नेविगेशन सिस्टम और रेडियो भी काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इन्हें पैसिफिक ओशन के बीचों बीच पानी के ऊपर ही इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ती है। और अब ये तकरीबन 38 दिनों के लिए दुनिया के सबसे बड़े समंदर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच फंस कर रह जाते हैं, जहां पर इनको ऐसे समुद्री हालात और स्पीशीज का सामना करना पड़ता है कि जिनका सोच कर भी एक आम इंसान को डर लगता है। दोस्तों, ये 1942 की बात है, जब इससे 1 महीना पहले जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर एयरबेस पर हमला कर चुका था, जिसके नतीजे में अमेरिका के तकरीबन 3400 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके थे और अब अमेरिका इसका बदला जापान से लेना चाहता था। इसीलिए अमेरिकन नेवी अपने टॉर्पीडो बॉम्बर जहाजों के साथ जापान की सबमरीन्स को निशाना बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से उनके जहाज रोजाना घंटों तक पैसिफिक ओशन के ऊपर गश्त किया करते थे ताकि वो जापान की सबमरीन्स को निशाना बना सके। फिर दोस्तों, 16 जनवरी 1942 के दिन अमेरिकन नेवी का एक टॉर्पीडो बॉम्बर जहाज पैसिफिक ओशन के ऊपर गश्त करने के लिए उड़ान भरता है। उस वक्त दोस्तों इन जहाजों के अंदर 3 लोग बैठा करते थे, जिनमें से एक पायलट होता था जो कि जहाज को चलाता था और दूसरा बॉम्बार्डियर था जिसका काम होता था बॉम्ब फेंकना, और उसके बाद दोस्तों तीसरा आदमी रेडियो ऑपरेटर होता था जो कि कंट्रोल सेंटर से राब्ता रखता था। दोस्तों, इस जहाज में भी 3 लोग बैठे थे। इनमें एक पायलट हैरोल्ड डिक्सन, टोनी पेस्टोला और रेडियो ऑपरेटर जेन एल्ड्रन थे। दोस्तों, अब इनका जहाज अपनी उड़ान भरने के कुछ ही टाइम बाद अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी ज्यादा दूर निकल चुका था और फिर अचानक इस जहाज के पायलट हैरोल्ड की कुछ देर के लिए आंख लग जाती है। फिर कुछ देर और गुजरती है तो इस जहाज का फ्यूल अलार्म तेजी से बजने लगता है, क्योंकि अब इस जहाज का फ्यूल बहुत कम बचा था। ये अलार्म सुनकर पायलट की आंख तो खुल जाती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस बचे हुए फ्यूल के साथ ये लोग वापस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं पहुंच सकते थे, जिसका साफ साफ ये मतलब था कि ये लोग या तो समंदर के अंदर मारे जाएंगे या इन्हें कोई रेस्क्यू करेगा। और दोस्तों, सिर्फ इनके जहाज का फ्यूल ही खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इनके जहाज का फ्यूल खत्म होने के साथ साथ इनके जहाज का नेविगेशन सिस्टम और रेडियो भी काम करना छोड़ चुका था, जिसकी वजह से इन लोगों को यह भी नहीं पता चल पा रहा था कि ये लोग समंदर के कौन से हिस्से पर हैं, और ना ही इनका कोई वापस कंट्रोल सेंटर से राब्ता हो पा रहा था कि ये लोग वहां से अपने लिए कोई मदद की अपील करें और कोई इन्हें वहां पर बचाने आए। अब दोस्तों, इस सारी सिचुएशन को देखकर ये लोग अपने वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाने का फैसला तो करते हैं, लेकिन रेडियो और नेविगेशन सिस्टम खराब होने की वजह से ये भटक कर गलत डायरेक्शन पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा और दूर चले जाते हैं और वहां पर जाकर इनके जहाज का फ्यूल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी कि ये लोग समंदर के बीचों बीच पानी के ऊपर ही अपने जहाज को लैंड करवा दें। फिर दोस्तों, ये बिल्कुल इसी तरह ही करते हैं। ये अपने जहाज को पानी के ऊपर ही लैंड करवा देते हैं और अपने जहाज में मौजूद लाइफ बोट को खोलकर ये तीनों लोग उसमें बैठ जाते हैं। अभी तक भी ये लोग पुर उम्मीद थे कि इन लोगों को यहाँ से बचा लिया जाएगा या अमेरिकन नेवी इन्हें यहाँ से बचाने जरूर आएगी, लेकिन दोस्तों शायद ये लोग भूल रहे थे कि ये आधी जमीन पर फैले हुए दुनिया के सबसे बड़े समंदर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हैं, जहां पर इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। अब दोस्तों, इनके असली दर्दनाक सफर का आगाज हो चुका था, क्योंकि ये लोग बगैर किसी खाने और पानी के दुनिया के सबसे बड़े समंदर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच फंस चुके थे। और दोस्तों, कंट्रोल सेंटर को भी ये नहीं पता था कि ये लोग इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। दोस्तों, इनके पानी में लैंड करने के कुछ ही घंटों बाद इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी शर्ट्स उतार कर हवा में लहराते हैं ताकि वो हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग इन्हें देख लें। लेकिन इनकी ये सब कोशिशें बेकार चली जाती हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग इन्हें नहीं देख पाते और वो बगैर ही इन्हें देखे वहां से वापस चले जाते हैं। यहाँ पर अभी भी टोनी और जैन को ये उम्मीद थी कि उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों इस बात को लेकर हैरोल्ड को इतना ज्यादा पुर उम्मीद नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि हो सकता है उन्हें यहाँ पर बचाने कोई भी ना आए। फिर कुछ घंटे और गुजरते हैं और रात हो जाती है।
रात को हेरोल्ड अपने बाकी दो दोस्तों से कहता है कि अगर आप लोगों ने पानी पीना है तो अपने शूज का इस्तेमाल करें और अपने यूरिन को पीकर अपनी प्यास को बुझाएं। हेरोल्ड एक बहुत ही समझदार पायलट था, तो उसे ये ट्रेनिंग में भी सिखाया गया था, क्योंकि अगर वो इस सिचुएशन में भी अपना यूरिन वेस्ट करेगा तो वो प्यास से मारा जाएगा। 3 दिन गुजरने के बाद हेरोल्ड अपने साथियों को ये भी बता देता है कि उसे यकीन है कि उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा और शायद उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर हेरोल्ड एक समझदार पायलट था, तो वो डायरेक्शन के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखता था। उनके पास एक पेंसिल थी जिसके साथ हेरोल्ड अपनी लाइफ बोट के ऊपर ही एक मैप बनाता है, जिसमें वो अंदाजा लगाता है कि जहां पर वो लोग मौजूद हैं उनसे हवाई आइलैंड तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ना तो उनके पास कोई चप्पू थे कि वो अपनी बोट को चला सके, और ना ही इतने दिनों का उनके पास कोई खाना और पानी मौजूद था। लेकिन दोस्तों, फिर उन्हें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, जिसके बाद वो लोग अपनी लाइफ जैकेट को फाड़कर उससे एक लंगर बनाते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। और जैसे ही इस लंगर का कांटेक्ट हवा और पानी की डायरेक्शन के साथ होता है तो वो उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। अब तक दोस्तों इनका भूख और प्यास से बुरा हाल हो चुका था, और इतनी शदीद प्यास होने के बावजूद भी ये लोग समंदर का पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि समंदर का पानी बहुत ज्यादा नमकीन होता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए काफी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और फिर एक रात ये सोए हुए होते हैं तो अचानक बारिश होने लगती है, जिसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पेट भरकर पानी पीते हैं। कुछ पानी ये अपनी लाइफ बोट के अंदर भी जमा कर लेते हैं ताकि ये लोग कई दिनों तक पानी पी सकें। लेकिन फिर इनका ये पानी तकरीबन 7 दिनों के बाद खत्म हो जाता है, और अब ये लोग समंदर के अंदर शदीद गर्मी के अंदर प्यास के साथ तड़प रहे होते हैं और भूख के साथ निढाल होते हैं। अब दोस्तों, इनको यहाँ पर फंसे हुए तकरीबन 16 दिन गुजर चुके थे और ये लोग भूख और प्यास की वजह से पागल हो रहे थे कि फिर अचानक जेन गुस्से में आकर अपना खंजर पानी के अंदर मारने लगता है, जो कि जाकर एक शार्क के बच्चे को लगता है। उसके बाद दोस्तों ये लोग शार्क के इस बच्चे को खींचकर अपनी लाइफ बोट पर लाते हैं और उसे खाकर अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन इनकी ये खुराक भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, और 4-5 दिन गुजरने के बाद इनकी ये खुराक भी खत्म हो जाती है। तो अब खून की स्मेल बड़ी शार्क ने भी सूंघ ली हुई थी और वो तेजी से इनकी बोट के पास आने लगती है। अब इनकी ये खुशकिस्मती थी कि शार्क कई दफा इनकी बोट के नीचे से तो गुजरती है, लेकिन इन पर हमला नहीं करती। अब दोस्तों इन्हें साफ साफ ये महसूस होने लग गया था कि इनका बनाया हुआ लंगर भी अब इतना ज्यादा काम नहीं कर पा रहा, और अगर इन लोगों ने कोई और तरकीब ना आजमाई तो ये लोग यहीं पर भूख और प्यास की वजह से पानी के अंदर मारे जाएंगे। फिर ये अपने शूज को चप्पू की तरह इस्तेमाल करते हैं और बोट को बारी बारी अपनी सिलेक्टेड डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब इनको यहाँ पर फंसे हुए तकरीबन 30 दिन गुजर चुके थे। ये लोग काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे, लेकिन अभी तक भी चारों तरफ पानी ही पानी था और खुश्की का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। फिर इसी के साथ ही रात को तेज तूफान आता है समंदर के अंदर और इनकी बोट उलट जाती है। बोट उलटने के बाद इनका बनाया हुआ मैप भी पानी के अंदर डूब जाता है और इनके जूते भी पानी के अंदर गिर जाते हैं। और दोस्तों साथ ही समंदर के अंदर इतने खौफनाक समुद्री जानवर होते हैं जो कि इनको किसी भी वक्त निगल सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग यहाँ पर भी बच जाते हैं। अब दोस्तों इनके लिए एक परेशानी ये थी कि इनके जूते भी गिर चुके थे और ये लोग ना तो बोट को आगे चला सकते थे और ना ही अब इन लोगों में इतनी हिम्मत बची थी कि ये लोग इतना ज्यादा मेहनत और मुशक्कत कर सकें और इस बोट को आगे ले जा सके, क्योंकि भूख और प्यास की वजह से ये लोग बिल्कुल निढाल हो चुके थे और इनके दिमाग बिल्कुल पागल होने लग गए थे। रात को इन्हें बुरे सपने आते थे और दिन के वक्त इन्हें पानी के अंदर अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थी। फिर दिन इसी तरह गुजरते जाते हैं और इसके और 8 दिन गुजरने के बाद ये अपनी बोट के अंदर बेयारो मददगार बिल्कुल ही निढाल पड़े होते हैं। इवन कि इनकी इस तरह की हालत होती है कि इन लोगों को बोलने में भी दर्द महसूस होता है और ये उठ तो बिल्कुल भी नहीं पा रहे होते। फिर अचानक जेन को ख्याल आता है कि वो किसी तरह से हिम्मत जताकर उठकर देखे, हो सकता है कि साइडों पर कोई खुश्की का टुकड़ा उसे नजर आ जाए। जब जेन ऊपर उठने की कोशिश करता है और उसे बहुत ही जोर देने पर एक खुश्की का छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है।
फिर वो अपने दोनों साथियों को बताता है कि शायद हमारे पास कोई आइलैंड करीब आ चुका है। जब वो उठने की कोशिश करते हैं तो उनसे उठा ही नहीं जा रहा होता। फिर वो हिम्मत जताकर इस खबर को सुनकर उठते हैं और देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि थोड़ा सा दूर ही एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। पास ना तो चप्पू थे जो इस बोट को चला सकें और ना ही इतनी हिम्मत बची थी। तो फिर जेन अपने आप को हिम्मत देता है और अपने हाथों के साथ ही पानी के अंदर हाथ मारकर इस बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। दोस्तों, इसको देखकर इसके बाकी दोनों साथी भी ऐसा करने लगते हैं और फिर ये आखिरकार तकरीबन 38 दिनों के बाद इस बोट को एक आइलैंड पर जाकर रोक देते हैं। जब ये लोग आइलैंड के किनारे पर जाते हैं तो ये वहां पर जमीन के ऊपर लेट जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर से हिम्मत बिल्कुल भी खत्म हो चुकी थी। और वहां पर उस आइलैंड के बाशिंदे इन्हें वहां से आकर उठाते हैं। कि उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। दोस्तों, उसके बाद इन 3 लोगों को मिलिट्री और नेवी के अवार्ड से भी नवाजा जाता है। ये थी इन 3 लोगों की अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरी। इसी तरह की सर्वाइवल स्टोरीज और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।